हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयकांत स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे। हमने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है बच्चों? क्योंकि जो इनका डी वाला जो ऑर्बिट है, लास्ट वाला जो शेल है, वो कैसा रहता है? वो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, या ट्रांजिशन मेटल्स भी हम इन्हें कहते हैं। दूसरी चीज बच्चों, हमने कहा कि जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है सारे ही ट्रांजिशन तो है नहीं, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। कौन कौन नहीं है? तो वो है हमारा जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ये तीनों हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है बच्चों? फिल्ड है, फुली फिल्ड है, जिस वजह से यहाँ पर कोई इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट तो है नहीं, फुली फिल्ड है, जिस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक, फिर बात की थी हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं या सिंपल ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जो कि हम इन्हें मेटल्स भी कहते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज भी मेटल वाली फॉलो करते हैं, जैसे डक्टाइलिटी, मैलिएबिलिटी, लस्टर, कंडक्टिविटी, कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो जितने भी प्रॉपर्टीज है फॉलो करते हैं वो भी मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। ठीक, चलिए इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये रहा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर डी में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन और एस में 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स तक आते हैं। ठीक, ये हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है बच्चों, मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। क्यों होती है काफी स्ट्रांग? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स है एस इलेक्ट्रॉन के सॉरी एस वाले इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, लेकिन यहाँ पर डी वाले भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से इनका जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग होता है, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ हमने जनरल बातें कर ली जिनको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब कौन कौन से एलिमेंट है, 3D सीरीज क्या है, 4D सीरीज क्या है, 5D सीरीज, 6D सीरीज हमने पढ़ लिया है अच्छे से। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब यहाँ पर एक एक करके हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस हम जानते हैं क्या होती है। एटॉमिक रेडियस, अगर ये कोई एटम है और ये कोई दूसरा एटम है, ठीक है, तो हमने ये अलग अलग रेडियस के बारे में पढ़ा है। मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वैंडरवाल रेडियस, इनके बारे में हमने पढ़ा है बच्चों। इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? इनका डायामीटर है। ठीक है, वहीं ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। अच्छा, ये जो वंडरवॉल रेडियस है ये किसकी होती है? ये हमारी नोबल गैसेस की वंडरवॉल रेडियस होती है, तो बहुत ज्यादा रेडियस होती है। ठीक है, चलो अच्छा ये तो हमें पता है, ये तो हम अपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं बच्चों, जैसे क्लास 11th में हमने पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना था, इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में भी जाना था। ठीक है, तो वहां पर हमने इसको डिस्कस कर लिया था। खैर बीच बीच में हम अपने जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उनको भी बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो एटॉमिक रेडियाई है उसमें क्या होता है? इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? चलिए तो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये है बच्चों 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30।
ठीक है, तो ये है हमारे बच्चों 3D के एलिमेंट। अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख चुके हैं, है ना, अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। कई बार जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो हम अच्छे से जानते हैं। चलो एक बार लिख लेते हैं दोबारा से। इसका है 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s2, 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, और यहाँ पर भी 3D10 4s2। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पर आता है, एक हमारा ये जो क्रोमियम है बच्चों, और एक ये जो हमारा कॉपर है, यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शनल क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से 1D में 1 है, यहाँ पर D में 2 है, यहाँ पर D में 3 है, तो यहाँ पर बच्चों D में 4 होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है हम D में क्या रख लेते हैं 5, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। बाकी तो सेम चल रहा है, 5, D में 6, D में 7, D में 8। अब यहाँ पे D में 9 होना चाहिए था, लेकिन अगर हम S से एक इलेक्ट्रॉन D में डाल दें तो कितने हो जाएंगे, D में 10 हो रहे हैं, यानी कि D क्या हो रहा है फुली फिल्ड हो रहा है, जिस वजह से ये क्या है ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए बाकी तो सेम है। तो दो आपको ध्यान रखने हैं जो हमारे दो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछा भी इन्हीं से जाता है बच्चों, जो एक्सेप्शनल हो जाए। चलिए अच्छा, पहले आप इतना देखिए एक बार। चलिए अब हमें बात करनी है एटॉमिक रेडियाई की, कि लेफ्ट से राइट में जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई में क्या चेंजेस आता है। तो हमने स्पेशली लिखा इसीलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पर एक मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है। अच्छा, क्या चेंज देखने को मिलता है, इससे पहले हमें दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी, एक हमारा न्यूक्लियर चार्ज और एक शील्डिंग इफेक्ट। तो ये दोनों जो पॉइंट है बच्चों, इनसे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, ये आप अच्छी तरीके से इनको जानते हैं। क्लास 11th में हम इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो नहीं जानते एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना, क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो अगर ये हमारे पास क्या है, हमारा न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है, ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट शेल है, ये हमारी सेकंड शेल है, ठीक है। मान लेते हैं 3 शेल वाला हमारे पास क्या है, कोई एटम, ठीक है। वहीं दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर 2 ही शेल्स हैं, ठीक है, थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिंपल, यहाँ पर भी ऐसी होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर भी मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इनमें से मान लेते हैं ये हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास है प्रोटॉन यहाँ पर, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला, और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही हम बात करें अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को
रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि रिपल्शन शो करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। क्या? जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, जो सेम पोल्स है, अगर दोनों साउथ पोल एक तरफ है तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को धकेलते हैं, दूर दूर धकेलते हैं। और अगर एक साउथ है एक नॉर्थ पोल है तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं और चिपक जाते हैं। ठीक, सेम यहाँ पर भी यही होता है। अब देखो, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और इस न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों? ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जिस टारगेट इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। बिल्कुल करना चाहेगा अट्रैक्ट। ठीक है, क्यों करना चाहेगा? अट्रैक्ट करना चाहेगा। अगर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, तो एटम का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। और अगर ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो एटम का साइज क्या होगा? एज इट इज रहेगा। लेकिन क्या एटम का साइज बढ़ेगा भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो बच्चों, ये तो इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे? एक शील्ड की तरह काम करेंगे। शील्ड की तरह काम करने का क्या मतलब है? जैसे अभी आप और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक स्क्रीन लगा दी है, ठीक है, अब ये स्क्रीन क्या करेगी? एक शील्ड का काम करेगी, जिस वजह से हम और आप एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी शील्ड का काम करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे और ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेंगे? धक्का देंगे, है ना, इसको क्या करेंगे? अपने से दूर धकेलेंगे, यानी कि रिपेल करेंगे। यानी कि यहाँ पर एक अट्रैक्शन तो शो हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन बीच में जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे, यानी कि दूर भेजेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन है, जिसको बच्चों Z इफेक्टिव कहा जाता है, अगर ये ज्यादा होगा तो एटम का साइज कम होगा, और अगर यहाँ पर बच्चों इनके बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो एटम का साइज बड़ा होगा। Z इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो एटम का साइज छोटा होगा। Z इफेक्टिव अगर कम होगा, यानी कि रिपल्शन अगर ज्यादा होगा, तो रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो एटम का जो साइज है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर दो चीजें हमने देखी, एक न्यूक्लियर चार्ज और एक शील्डिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियर चार्ज किसे कहा जा रहा है? जो चार्ज जिससे ये अपने तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, वही क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, जिसको बच्चों हम कहते हैं Z इफेक्टिव। क्या कहा जाता है? Z इफेक्टिव, शॉर्ट में हम ZF लिख लेते हैं। ठीक है, और जो जो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, इसको कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर कहीं पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है ना, समझ रहे? अगर कहीं पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो उस एटम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। और अगर कहीं पर शील्डिंग इफेक्ट कम है ना, अगर मान लेते हैं बीच वाली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और यहाँ पर भी मान लेते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन का क्या होगा बच्चों? इस पर अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है, यानी कि जो प्रोटॉन है इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। अब बीच में रिपल्शन के लिए कुछ और इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं कि जो क्या कर पाए यहाँ पर इसको दूर भेजे, दूर भेजने वाला कोई है नहीं, तो ये क्या करेगा? इसको खींचेगा और जो एटम है उसका साइज क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने 11th में भी बात कर ली थी। ठीक है, चलो इसको एक और तरीके से थोड़ा सिंपली समझते हैं। ये वाला जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, अगर बच्चों ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि इसका अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा और एटम का साइज छोटा हो जाएगा। वही दूसरी बात, ये इसको रिपेल भी करेंगे, और अगर यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा तो इस एटम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि रिपल्शन होगा तो ये इसको क्या करेंगे? दूर क्या करेंगे? धक्का देंगे या दूर भेजेंगे। रिपेल करेंगे तो दूर जाते हैं ना, है ना, रिपेल करेगा तो दूर जाएगा।
ठीक है, दूर जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, अगर ये यहाँ पर है रिपेल कर रहा है तो ये यहाँ चला गया तो साइज इतना इंक्रीज हो गया ना, तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दो चीजें, एक है न्यूक्लियर चार्ज और एक है शील्डिंग इफेक्ट। दोनों को हमने डिस्कस किया। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है हमारे टारगेट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। बाकी शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट बीच में जो इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं, जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके बीच में जो आ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस सॉरी इसके बीच में जो आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को, ये जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यानी कि रिपल्शन का फोर्स ज्यादा यहाँ पर हो रहा है। इस वजह से इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर दोनों इफेक्ट क्लियर हो गए होंगे, क्लियर होने चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने ये पढ़ी, हालांकि क्लास 11th में हमने इसको और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए, तो अट्रैक्शन, रिपल्शन, इन सब के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये आपने यहाँ पर समझ लिया है। चलिए, तो बच्चों जब हम स्कैंडियम से, तो जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक आते हैं, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जब हम आते हैं तो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो ज्यादा होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। समझे इस बात को, अट्रैक्शन यानी कि जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, ये शील्डिंग इफेक्ट जो है इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो सेम ही चीज है। शील्डिंग इफेक्ट से जिस वजह से साइज क्या होता है बच्चों, डिक्रीजेस। साइज क्या होता है यहाँ पर, यहां से यहां तक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन जब हम आयरन से निकल की तरफ जाते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, आयरन से निकल की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बराबर हो जाता है रिपल्शन के। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये बराबर हो जाता है रिपल्शन के, यानी कि सिंपली ये तो जेड इफेक्टिव है, ये बराबर है जेड इफेक्टिव जो है शील्डिंग के बराबर हो जाता है। तो यहां पर बच्चों साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यहां पर साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो साइज है वही रहता है। अगर यहाँ पर साइज में थोड़ा डिफरेंस भी आता है तो सिर्फ 1 पिकोमीटर 1.5 पिकोमीटर, सिर्फ इतना ही डिफरेंस आता है, यानी कि साइज जो है लगभग सेम ही रहता है इन सब का। लेकिन जब हम कॉपर से जिंक की तरफ आते हैं बच्चों, जब हम कॉपर से जिंक की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो है रिपल्शन, जो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है वो ज्यादा होता है अट्रैक्शन से, यानी कि बात करें जेड इफेक्टिव से ज्यादा होता है यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग। तो जेड इफेक्टिव से ज्यादा होता है यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट, जिस वजह से साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीजेस, ठीक है। तो आपको पता है इंक्रीज और डिक्रीज का साइन, अभी तक तो हम इस
चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं, यानी कि हमें पता है इंक्रीज का साइन क्या होता है और डिक्रीज का साइन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लेफ्ट टू राइट, वैसे अगर हम जब पढ़ते हैं बच्चों तो हम क्या पढ़ते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, अब लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव, जो कि हमने अपने क्लास 11th में भी पढ़ा है ना, कि लेफ्ट टू राइट, अगर हम पीरियड की हमने बात की थी, किसी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है, क्या पढ़ा था बच्चों, कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो साइज क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर भी ये थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर लग रहा है, जैसे यहाँ पर जो है अट्रैक्शन यानी कि जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जिस वजह से साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर जो है अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन के बराबर होता है, जिस वजह से साइज इनका कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि डी में होते हैं बच्चों पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है ना, डी में क्या है, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में रिपल्शन कितना ज्यादा होगा, इस वजह से यहाँ पर साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारा लेफ्ट से राइट का ऑर्डर। अब हम टॉप टू बॉटम के बारे में बात करेंगे। पहले आप लेफ्ट टू राइट आप अच्छे से ये नोट कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, जेड इफेक्टिव क्या है, अट्रैक्शन क्या है ना, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कैसे ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये जेड इफेक्टिव है, ये अट्रैक्शन है, ये रिपल्शन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, कैसे ये इफेक्ट करता है किसी भी एलिमेंट के साइज में, है ना, साइज के कैसे ये अफेक्ट करता है, कि साइज को इंक्रीज करना डिक्रीज करना कैसे ये करता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि आगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम इतना डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी इसको कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अच्छा एक और चीज, कि जब हम यहाँ से मैग्नीशियम, स्कैंडियम से मैग्नीशियम जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों जो डी पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, डी पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अट्रैक्शन रिपल्शन के बराबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, हाफ फिल्ड है। आपने देखा है कि यहाँ पर क्या होता है, लगभग ये डी क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर डी पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, डी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होता है। इस वजह से यहाँ पर जेड इफेक्टिव और जो शील्डिंग इफेक्ट है उसमें जो है शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, जबकि यहाँ पर डी पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से जेड इफेक्टिव, जिसको हम अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, वो यहाँ पर डोमिनेट करता है। जबकि यहाँ पर दोनों सेम होते हैं, क्योंकि डी लगभग क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, तो ना तो शील्डिंग वाला इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर सकता है, ना तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई डी पे इलेक्ट्रॉन्स की बात, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो डी पे हमें इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।